हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का अनदर वीडियो लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या होता है, साम्य अवस्था परिकल्पना या फिर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, है ना। इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होता क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, हमें फाइनल डेरिवेशन क्या करने वाले हैं, फाइनल इक्वेशन हम इसमें फाइंड करने वाले हैं। तो आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोले तो भी यही होगा, चाहे संक्रमण अवस्था सिद्धांत या फिर साम्य अवस्था परिकल्पना या फिर इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस है। मैंने इंग्लिश और हिंदी सभी में बता दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं, यह अभिक्रिया का वेग का आधुनिक सिद्धांत है। तो रेट ऑफ द रिएक्शंस निकालने का, किसी भी अभिक्रिया का, है ना, अभिक्रिया का वेग निकालने का ये सिद्धांत क्या आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न आपका थ्योरी है ये। तो इस सिद्धांत की रूपरेखा मॉर्सलिन ने, है ना, ये वी नहीं है सी है, मॉर्सेलिन ने 1915 में तैयार की थी। आगे इसको ये साइंटिस्ट हैं जो 1935 में विकसित किया और आगे कुछ कुछ इन्होंने सिद्धांत दिए, उसको हम देखते हैं। हमें साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना है, हम जनरली अपने नॉलेज के लिए बस यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या अवधारणाएं थी, क्या एजम्पशंस थे, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला बोलता है कि क्रिया करने वाले अणु उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले संक्रयित संकर या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो भी अभिकारक है आपके, है ना, वो आपको प्रोडक्ट बनाना है, उत्पाद बनाना है, उससे पहले कुछ बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसको भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है, सेकंड कंडीशन है आपका, अभिकारक तथा संक्रयित संकर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मध्य साम्य अवस्था रहती है, ये भी मैं समझाने वाला हूं। और थर्ड है, संक्रयित संकर में परमाणु एक दूसरे से दुर्बल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, मतलब लूज वैलेंस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यह अस्थायी होता है क्योंकि यह स्थिति ऊर्जा बाधक के उच्चतम स्तर पर होता है। अब देखते हैं इसको एक एक पॉइंट, तीनों पॉइंट को समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मेन देखो, अब तीनों पॉइंट्स को आपको लिखना ही है। अगर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपसे क्वेश्चंस में आता है तो आपको ये तीन अवधारणाएं को लिखना ही है, अभिधारणाएं को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले, हम लोग CO प्लस NO2 के मध्य अभिक्रिया कराते हैं तो कैसे बनता है। तो आपको रिएक्टेंट में है CO और NO2 आपका रिएक्टेंट है। तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो एक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड C है ना, CO C डबल बॉन्ड वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ये इस टाइप से। तो ये आपका क्या है, NO2 है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या NO2 है, CO है, तो इनके बीच बॉन्ड बन रहा है ना, इनके बीच बॉन्ड बन रहा है। फिर ये जब बनने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस NO। तो समझते हैं इसको। यहाँ पर स्टार्टिंग में CO था, NO2 था, अब क्या हो गया, लास्ट में CO2 हो गया और NO हो गया, मतलब रिएक्शंस तो हुआ है। तो CO प्लस NO2 बनने से आपको प्रोडक्ट बनने तक एक बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी को सबसे पहला स्टेटमेंट में लिखा है ना कि क्रिया करने वाले अणु उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले क्या बनता है, आपको देखो यहाँ पर लिखा है संक्रयित संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बीच में जो बना है यही क्या कहलाता है आपका, संक्रयित संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्लियर, ये होगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या, अभिकारक, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपका प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं उत्पाद, है ना। तो रिएक्टेंट अभिकारक और, तो सॉरी हाँ, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है, साम्य अवस्था होता है। तो ये इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे, मतलब अभिकारक से ले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर से अभिकारक बन रहा है, इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम होता है। इसीलिए लिखा है कि अभिकारक तथा संक्रयित संकर के मध्य इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था रहती है। सेकंड हो गया। थर्ड में क्या बोलते हैं, जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है संक्रयित संकर में परमाणु एक दूसरे से दुर्बल बंध से जुड़ा। देखो जो यहाँ पर डॉट 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 मैंने दिखाया है, ये क्या दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड को दिखा रहे थे। ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, मतलब टूटने की कगार पे होता है। तो एक बीच में एक ऐसा कंपाउंड बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जहां पे बॉन्ड बहुत वीक होता है, जो इजिली से टूट करके प्रोडक्ट बना लेता है। तो बहुत ही दुर्बल संयोजक बंध होता है जिसको लूज वैलेंस बॉन्ड बोल रहे हैं, और ये अस्थायी होता है ना। ये क्या है, ये अस्थायी पोजिशन, स्टेबल नहीं होता है। ये क्या लिखेंगे इसको, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। और यह स्थिति ऊर्जा बाधक के उच्चतम स्थान पर होता है, इसको मैं भी समझाने वाला हूं। तो ये आपको समझ में आ गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको जनरल फॉर्म में देखते हैं हम लोग। जब किसी एक द्विआण्विक अभिक्रिया अणु ए और अणु बी आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तब हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा ए अभिकारक, ये बी अभिकारक से हमें क्या मिलेगा, हमें एक संक्रयित संकुर मिले, सॉरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि है ए बी, जिसको डेस लिख देते हैं। मान लो ए बी है, या फिर ए बी बस लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे, क्या बना हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ए बी बना। इससे फिर आगे क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट सी बनने वाला है,
ठीक, ये क्या हो गया, ए बी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ऊपर में देख ली। इसी रिएक्शंस को हम जनरल रिएक्शन लेकर के बनाएंगे भी, ए और बी का, है ना, पूरे डेरिवेशन करना तो याद रखना है। तो ए और बी आपका रिएक्टेंट था, ए बी क्या है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, सी क्या आपका प्रोडक्ट है। तो ये हो गया तीनों थॉट प्रोसेस, जो तीनों लाइन उन्होंने बोला है ऊपर में, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ए और ए प्लस रिएक्टेंट जो है आपका ए बी, है ना, ये क्या हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या है आपका इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो इक्विलिब्रियम बना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जिसको हम के इक्विलिब्रियम से लिखते हैं, के ई क्यू के फॉर्म में लिखा हूं मैंने, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। वैसे प्रोडक्ट सी बना है मतलब एक रेट कांस्टेंट होगा, जिसको हम स्मॉल के से लिखेंगे। तो आप याद रखना स्मॉल के जो है वो रेट कांस्टेंट होगा, के इक्विलिब्रियम को मैंने कैपिटल के लिखूंगा और ई क्यू लिखने वाला हूँ। ठीक, अब जो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर में बोला था, यहाँ पे ये देखो, ये स्टेटमेंट जो लिखा है, क्योंकि यह स्थिति ऊर्जा बाधक जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के उच्चतम स्थान पर होता है, कौन सा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं हम एनर्जी और रिएक्शंस के बीच में। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ से इस टाइप से जब जाएगा तब जाकर हमारा प्रोडक्ट बनेगा पी। तो हमारा रिएक्टेंट क्या था, ए और बी था, प्रोडक्ट क्या हमारा सी। तो ये जो एनर्जी बैरियर है ना, इसका सबसे टॉप में जितना एनर्जी वही क्या आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी है। तो इसी को लिखा है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के उच्चतम स्थान पर होता है कौन सा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आपको जनरल एक इक्वेशन लिखना है ए बी वाला, और इसी के बेस पे आगे हम पूरा इक्वेशन अभी डिराइव करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो इस अभिक्रिया का वेग संक्रयित संकर की सांद्रता, तो इस टाइप के अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसका जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ द रिएक्शन, किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और संक्रयित संकर के अपघटन की आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होगा। समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले अभिक्रिया का वेग डिपेंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए संक्रयित संकर की सांद्रता, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन कितना है वो देखो, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, उससे बना है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी। तो ए बी जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सिंपल सा है, अगर आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है संक्रयित संकर जितना ज्यादा बनेगा ए बी, है ना, देखो मैं ए प्लस बी बोलूंगा तो रिएक्टेंट है, लेकिन ए बी बोलूंगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड किया, संक्रयित संकर की सांद्रता पर, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, अब जो संक्रयित संकर जो बना है, मतलब है ना, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है अगर वो टूटेगा ही नहीं, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है अगर वो टूटेगा नहीं, अगर वो साम्य अवस्था ज्यादा दिखा देगा रिएक्टेंट के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो आपका जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है उसका अपघटन भी होना बहुत जरूरी है। पहला तो उसका अमाउंट कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनना चाहिए, और ज्यादा बन गया तो उसको टूटना भी चाहिए। जितना ज्यादा उसका अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, उसी की आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होगा, तब ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। इसलिए देखो मैंने लिखा अभिक्रिया का वेग किसके इक्वल होगा, संक्रयित संकर की सांद्रता। तो संक्रयित संकर की सांद्रता कैसे लिखेंगे, ए बी की सांद्रता, मतलब इस टाइप से ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई किसका है, संक्रयित है, ये क्या है आपका संक्रयित, है ना, संक्रयित संकर के अपघटन की आवृत्ति, तो आवृत्ति को लिखेंगे म्यू से। और हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, डी ए बाई डी टी लिखते हैं हम लोग, ये हमने पढ़ा है फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जब फर्स्ट वाले में देखे थे हम लोग। तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन ओवरऑल क्या हो गया, डी ए बाई माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इसलिए माइनस। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, ए बी के कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन पे, इनटू आवृत्ति पे डिपेंड करेगा कि कितना स्पीड से वो अपघटन हो रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, उतना ही स्पीड से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनने वाला है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और हम दो चीज निकालेंगे, यहाँ पर पहला निकालेंगे आवृत्ति को निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे ए बी के कंसंट्रेशन को। ये दोनों को निकालने के बाद इसी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन निकल जाने वाला है। ठीक, तो हमें क्या क्या चाहिए, दो चाहिए, संक्रयित संकर की सांद्रता चाहिए और दूसरा इसकी आवृत्ति चाहिए। तो इसी को देखो सबसे पहला हम निकालते हैं इसको, संक्रयित संकर की सांद्रता। तो क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब कैसे निकालेंगे, तो आपका इक्वेशन मैंने बताया था, ए है से बी बनता है, बी से क्या बनेगा, बी से बनेगा, मैंने बोला था ए बी बनेगा, ये होगा, हम आधे रिएक्शन को लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या, के इक्विलिब्रियम, इसी को लिखा है। देखो यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए बी क्रमशः ए बी की समय में सांद्रता है, मतलब ब्रैकेट में लिख दिया सब क्या है, उसकी सांद्रता को दिखा रहा है ना। और के इक्विलिब्रियम क्या है, संक्रयित संकर बनने के लिए
साम्य अवस्था स्थिरांक है, तो जैसे मैंने इक्वेशंस में लिख दिया, तो साम्य अवस्था स्थिरांक वाले से हम क्या समझते हैं, के इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए बी का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट क्या है हमारा, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया आपका जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से जो समझते हैं ना, किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशंस के बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए बी निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम ए को मल्टीप्लाई कर दिए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी बच जाएगा। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, ए बी का कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया। हमने ए बी का कंसंट्रेशन क्या निकाला, जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो क्या है हमारा, के इक्विलिब्रियम है और ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, ये हमारा हो गया, जिसको हम इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, संकरित संकर की सांद्रता निकाल लिया। अब हम देखते हैं संकरित संकर के अपघटन की आवृत्ति। अब हमारा सेकंड टर्म क्या था, वी निकालना, जो आवृत्ति है। अब इसके लिए समझते हैं, यदि ई वीआईबी क्या है आपका, वाइब्रेशन है, कंपन ऊर्जा जो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, जो संकरित संकर के मध्य बंध को तोड़ती है। जब तक आपका जो संकरित संकर बना है, मतलब एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना है, उनके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर ए प्लस बी से क्या बना है आपका, ए बी बना है ना। तो ये ए बी जो बना है, इनके बीच में ए और बी बॉन्ड बना है, इनके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ये बॉन्ड है ए और बी के बीच में, इसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मतलब कंपन होने की वजह से ही तो बंध टूटेगा। जब ये बंध टूटेगा तभी तो हमारा क्या बनेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट सी बनेगा। तो बंध को टूटना चाहिए, तो टूटने के लिए हम प्लांक क्वांटम सिद्धांत से एनर्जी लेते हैं, जिसको ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू एच म्यू से लिखा जाता है, क्योंकि उस बॉन्ड में आपका वाइब्रेशनल एनर्जी है। जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन होने की वजह से उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है, और अगर उसको एनर्जी मिल रहा है तो बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर H क्या है, और जो वाइब्रेशनल एनर्जी को हम प्लांक के द्वारा दिया गया उसको डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत है ना, इसको मैं आप डिटेल में समझेंगे क्वांटम केमिस्ट्री वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो H क्या है यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट है, ये याद रखेंगे, प्लांक कांस्टेंट है। ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है, जिसको हमें निकालना है। ये तो हो गया आपका पहला टर्म। दूसरा देख लेते हैं, यह कंपन की ही संग्रहित संकर को उत्पाद में विघटित करता है। तो यही जो कंपन है, यही जो वाइब्रेशनल है, वही क्या करता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को उत्पाद में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा औसत ऊर्जा होता है किसी भी मॉलिक्यूल के पास, तो ई वाइब्रेशनल का मान के टी के बराबर होता है। एक औसत ऊर्जा होता है, सभी मॉलिक्यूल्स के पास अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, ई वाइब्रेशन जो के टी होता है। के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा है मैंने। तो ई वाइब्रेशनल जो वाइब्रेशनल हो रहा है वो भी उसकी खुद की एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू के टी भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों एनर्जी को ही दिखा रहा है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के टी, जहां पर ये के क्या है, आप याद रखना, ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको मैं कैपिटल के लिखूंगा, देखो स्मॉल के लिखेंगे हम लोग रेट कांस्टेंट को, ठीक है, स्मॉल के लिखेंगे रेट कांस्टेंट को, कैपिटल के लिखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, याद रखना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, और के इक्विलिब्रियम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू कैपिटल के है, टी है और एच है। तो ये हमारा क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, आवृत्ति निकल गया, जो हमें चाहिए था। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हम 3 चीज निकाले, ये निकाल लिया इक्वेशन 3 से, म्यू वी का वैल्यू या म्यू का वैल्यू बोलेंगे, और दूसरा हमने ए बी का कंसंट्रेशन निकाल लिया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं, तो नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। इक्वेशन हमारा फर्स्ट क्या था, रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब डी ए बाई आपका डी टी था, और ये हमने क्या लिखा था, ए बी का कंसंट्रेशन, ए बी का कंसंट्रेशन, अच्छे से लिख देते हैं, क्या था, ए बी का कंसंट्रेशन था और फ्रीक्वेंसी था। तो इक्वेशन नंबर 2 से ए बी का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो क्या आया है, के इक्विलिब्रियम ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह देख लो ऊपर में क्या लिखे हमने, के टी बाई एच। तो क्या है, के टी बाई एच। तो ये हो गया आपका रेट हो गया इसका, किसका, है ना, डायरेक्टली अगर हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जब इसको पुट कर दिए तो। अगर हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4th। अगर हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन है ए प्लस बी से, इसके से मानते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, जो जनरली हम समझते हैं, है ना। हमने जब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देखा तब हमने जाना कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन इससे पहले हम जनरली क्या देखते हैं, ए और बी हमारा रिएक्टेंट है तो सी बन रहा है, तो डायरेक्टली इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे इस इक्वेशन का, तो डी ए बाई, इसके लिए भी डी ए बाई डी टी लिखेंगे, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे, स्मॉल के रेट कांस्टेंट हमारा, और रिएक्टेंट का
कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो दोनों में देखो माइनस डी ए बाई डी टी है, माइनस डी ए बाई डी टी, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो समीकरण 4th इक्वल 5 है। तो इसको इक्वल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब इक्वल लिखेंगे तो लिखते हैं के इज इक्वल टू ए बी, ए 5 है, और इधर क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन इनटू कैपिटल के, टी और एच। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, इक्वल कर दी दोनों को। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए बी दोनों साइड से कट जाएगा तो बचेगा क्या, स्मॉल के है रेट कांस्टेंट, इधर क्या है आपका के इक्विलिब्रियम, और क्या है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर और एच। तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन निकल गया, जिसको जनरल एक्सप्रेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे इसको, संक्रमण अवस्था सिद्धांत का सामान्य व्यंजक है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का, लिख देते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जनरल एक्सप्रेशन, सामान्य व्यंजक है, जनरल एक्सप्रेशन ही यही हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के एक रेट कांस्टेंट हमने निकाल दिया। देखो तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, एक के क्या था हमारा, रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया की दर हमने निकाल लिया, मतलब अभिक्रिया का वेग निकाल लिया। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने बता दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, टी टेम्परेचर है, एच आपका प्लांक कांस्टेंट और के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि इसको हम डायरेक्टली किसी भी प्रायोगिक मापन के द्वारा संभव नहीं होता है इसको निकाल पाना, इस के इक्विलिब्रियम का वैल्यू। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक को उष्मागतिकी पद में इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब हम के इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी सिद्धांत का यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में, उष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर। ठीक, तो उसमें क्या होता है, डेल्टा जी आपका जो होता है ना, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होता है डेल्टा जी। अब डायरेक्टली इसको थर्मोडायनेमिक्स में लिखा जा रहा है ना, इसको कहाँ से आया इसको प्रूफ नहीं करने वाले हैं हम लोग, हम डायरेक्टली इसको थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पर डेल्टा जी लिख देते हैं और आर टी आ जाता है और माइनस को भी इधर ले आते हैं, तो बचेगा क्या, एल एन के इक्विलिब्रियम। तो आपको पता होगा एल एन अगर ई टू दी पावर माइनस ए है या कुछ भी है, ए है मान लो, है ना, ई टू, इसको एक 1 मिनट अच्छे से लिख देते हैं इसको, है ना, डायरेक्टली, क्योंकि मैथ्स का फार्मूला यूज हो रहा है। एल एन ई इज इक्वल टू ए है, तो ई इज इक्वल टू हमें निकालना होता है ना, तो ई टू दी पावर ए लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर के इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा हमें, तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मली पहले पलट के लिख देते हैं। मान लेते हैं इसी इक्वेशन को जो ओरिजिनल फॉर्म में इसमें इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन आर टी, एल एन के इक्विलिब्रियम है ना, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू निकालोगे तो ई टू दी पावर आपको लिखना पड़ता है डेल्टा जी अपॉन आर टी, ये ऊपर चला जाता है पावर, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हमने निकाल दिया, क्या निकाला है माइनस, बराबर लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हमने निकाला ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। अब डेल्टा जी अपॉन आर टी में डेल्टा जी का वैल्यू हम रखने वाले हैं, और अनदर इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, और डेल्टा एच क्या है आपका, एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा जी आपका फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो डेल्टा जी की जगह मैं इक्वेशन इसी इक्वेशन में रखता हूँ, तो के इक्विलिब्रियम है आपका, ये क्या है माइनस ई टू दी पावर डेल्टा जी की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस अपॉन आर टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर लिखते हैं डेल्टा एच अपॉन आर टी, अलग अलग लिखते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं इसमें, है ना, ई टू दी पावर अलग, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी डेल एस अपॉन आर टी। तो इधर बन गया ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी है, और ई टू दी पावर इसमें टी और टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा एस अपॉन आर। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या निकल गया, लास्ट में एक बार लिख लेते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू निकला है ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी इन टू डेल्टा एस अपॉन आर टी। ये हो गया के इक्विलिब्रियम। अब इसको हम इक्वेशन नंबर जो फाइनल हमारा इक्वेशन आया है ना, उसमें हम इसको पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या था, के इक्विलिब्रियम और के टी बाई एच। ठीक है, के टी बाई एच है, तो इसमें के इक्विलिब्रियम जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन
आर टी ई टू द पावर डेल्टा एस अपन आर, इधर क्या है कैपिटल के टी और एच, ये हमारा रेट कांस्टेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक, तो ये आपका फाइनल हो गया। इसको और इस फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल के है रेट कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे के टी को पहले लिख देते हैं के टी बाई एच ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी ई टू द पावर डेल्टा एस अपॉन आर। ये भी यही इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत का मौलिक संबंध, फंडामेंटल रिलेशन है। यही संक्रमण अवस्था सिद्धांत का फंडामेंटल रिलेशन है ये। और इसी को और क्या बोलते थे, इस इक्वेशंस को ही हम पूरी जो ट्रांजिशन स्टेट थी जिसे संक्रमण अवस्था सिद्धांत बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं एब्सोल्यूट, ये भी याद रखेंगे, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, हिंदी में परम अभिक्रिया विशिष्ट या फिर परम, क्या बोलेंगे, विशिष्ट या फिर परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत। क्या है, अभिक्रिया वेग सिद्धांत। ठीक, क्लियर आपका। एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी पूछा जाए तो भी आप इसी डेरिवेशंस को पूरा करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोला जाए तो भी आप इसी इक्वेशंस को करेंगे, और आपका संक्रमण अवस्था सिद्धांत जो भी यहाँ पे नाम है, सभी नाम के लिए आपको इसी को याद रखना है और पूरे डेरिवेशंस को आपको करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सब फैक्टर था इसमें, है ना, तीन जो प्रिंसिपल उसको मेन याद रखना है आपको कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो रिएक्टेंट के साथ साम्य अवस्था में होता है, और वो अगर आगे टूट के बन गया तो फिर प्रोडक्ट बन जाता है। इसको मैंने डिटेल में यहाँ पर समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।